हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस 2023 के लिए साइंस यानी कि आपके विज्ञान के ऐसे टॉप के 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोस्तों जो लोग सीरियस है केवल वो लोग ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस वीडियो क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका के समूह को कोशिका भित्ति कहते हैं, या कोशिका जल, ऊतक, या फिर ऑप्शन चौथा अंग तंत्र। तो दोस्तों बताइएगा कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ऊतक। दोस्तों कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। और दोस्तों इसी जगह आ जाए कि ऊतक के समूह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंग। दोस्तों ऊतक के समूह को अंग कहते हैं। दोस्तों जिस तरह कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं उसी तरह से ऊतक के समूह को हम अंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण आता है? तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर कि पौधे में लचीलेपन का जो गुण होता है ये किस ऊतक के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि तीसरा कोलेन काइमा। दोस्तों पौधे में लचीलेपन का गुण कोलेन काइमा ऊतक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेकिडस कहाँ पाया जाता है? पेशियों में, फ्लोएम में, जाइलम में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि तीसरा नंबर जाइलम में। दोस्तों ये ट्रेकिडस आपका जाइलम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को कहते हैं, क्या कहते हैं? संवेदी ऊतक, संयोजक ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एपिथीलियम ऊतक। दोस्तों जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले को एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरेकाइमा। दोस्तों जिन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरोकाइमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए तितली, मक्खी, मकड़ी, या फिर ऑप्शन डी केचुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केचुआ। दोस्तों ये आर्थ्रोपोडा केचुआ का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तितली, मक्खी और मकड़ी ये आपके आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संवेग का ऐसा मात्रक है। तो दोस्तों बताइएगा संवेग का ऐसा मात्रक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि आपका दूसरा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये आपके संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का भार पानी के अंदर क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घट जाता है। दोस्तों किसी वस्तु का भार पानी के अंदर घट जाता है। दोस्तों अगर आप किसी वस्तु को पानी में डुबाएंगे तो उस वस्तु का भार जो है घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो कण के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी बीच की दूरी यानी कि डी के किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों बताइएगा किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि तीसरा नंबर। दोस्तों अनुक्रमानुपाती 1/d² की। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दूसरा घटता है। दोस्तों पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। और दूसरी जगह दोस्तों आ जाए कि ध्रुवों पर जाने पर, तो दोस्तों यहाँ पर होगा बढ़ता है। दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, और ध्रुवों पर जाने पर दोस्तों स्मॉल जी का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, जिन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी करवा चुके हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा क्लोरेकाइमा। जिन ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम क्लोरोकाइमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा होता है? क्यूटेन, स्टोमेटा, संवहन ऊतक द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा स्टोमेटा। दोस्तों पौधों में वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है। दोस्तों स्टोमेटा को हम हिंदी में रंध्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अस्थि कैसा ऊतक है? तो दोस्तों बताइएगा अस्थि कैसा ऊतक है? पेशी ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक, या फिर संयोजी ऊतक? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। दोस्तों अस्थि एक
संयोजी ऊतक है। और दोस्तों आपको जो पीछे आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है, दोस्तों हमारे मोहल्ले में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, इस वजह से अब माइक की आवाज़ आ रही है। इसलिए दोस्तों इस सुविधा के लिए हमें खेद है, इसलिए दोस्तों मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। जंतुओं में भोजन का संग्रहण ऊतक में होता है। किस ऊतक में होता है दोस्तों जंतुओं में भोजन का संग्रह? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा, पेशी में। दोस्तों जंतुओं में भोजन का संग्रह पेशी ऊतक में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तंत्रिका ऊतक की एक इकाई है। तो दोस्तों बताइएगा कि तंत्रिका ऊतक की कौन सी इकाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, न्यूरॉन। दोस्तों ये न्यूरॉन जो है ये आपकी तंत्रिका ऊतक की एक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सरल ऊतक का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा कौन सा सरल ऊतक का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चौथा, फ्लोएम। दोस्तों ये फ्लोएम जो होता है ये आपका सरल ऊतक का प्रकार नहीं होता है, ये एक जटिल ऊतक होता है। इसी के साथ दोस्तों फ्लोएम और जाइलम ये दोनों आपके जटिल ऊतक के प्रकार होते हैं, इनको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? तो दोस्तों बताइएगा किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असूत्री विभाजन। दोस्तों शैवालों में असूत्री विभाजन पाया जाता है। और दोस्तों इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु, कवक और प्रोटोजुआ में कैसा सूत्री विभाजन पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें भी आपका असूत्री विभाजन पाया जाता है। दोस्तों याद रखना, शैवाल के अलावा जीवाणु, कवक और प्रोटोजुआ में भी असूत्री विभाजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 19, मानवों में ध्वनि की श्राव्यता का औसत परास है। तो दोस्तों बताइएगा कितना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। दोस्तों मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। और दोस्तों इससे कम 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को दोस्तों हम अपश्रव्य तरंग कहते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि का वेग, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य में संबंध है। तो दोस्तों बताइएगा कैसा संबंध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, v बराबर लैम्डा u। दोस्तों ध्वनि का वेग, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य में संबंध v बराबर लैम्डा u होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकेंड में करती है, तो मशीन की सामर्थ्य कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वाट। दोस्तों जब कोई मशीन 8 सेकेंड में 200 जूल कार्य करती है तो इसका हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 सेकेंड में 25 वाट कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 22, स्नायु और कटरा निम्नलिखित में से किस ऊतक के बने होते हैं? तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चौथा, संयोजी ऊतक। दोस्तों स्नायु और कंडरा संयोजी ऊतक के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों बताइएगा आवृत्ति का एसआई मात्रक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सेकेंड की घात -1। दोस्तों आवृत्ति का मात्रक 1/t होता है, इसकी जगह हम t ऊपर ले जाएंगे तो t के ऊपर -1 लग जाएगा, और t को हम सेकेंड से डिनोट करते हैं, इसलिए आवृत्ति का मात्रक सेकेंड की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 24, एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो दोस्तों बताइएगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इसमें आप गुने पर वर्ग कर देना, अगर 2 गुना हो तो उस पर वर्ग, इसमें 3 गुना है तो इसमें वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसकी प्रारंभिक वेग को 3 गुना करने पर इसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, वायरस से होने वाला रोग निम्नलिखित में से नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा कौन सी वायरस से होने वाला रोग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चौथा, हैजा। दोस्तों ये जो हैजा है ये आपका जीवाणु से रोग होता है, ये वायरस से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा, हैजा। क्वेश्चन नंबर 26, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों बताइएगा कौन सा रोग है जो संक्रमित पेयजल से फैलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चौथा, हेपेटाइटिस। दोस्तों ये जो हेपेटाइटिस रोग है ये आपका संक्रमित पेयजल पीने से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27,
एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो दोस्तों बताइएगा किस कोशिका के कारण होता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये लिम्फोसाइट नहीं है, ये लिम्फोसाइट है। क्वेश्चन तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 28, ईसीजी का पूरा नाम है। तो दोस्तों बताइएगा ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोस्तों यहाँ पर लिखा हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दोस्तों ये नहीं होगा, इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो दोस्तों बताइएगा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीसरा, जल। दोस्तों रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में जल मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 30, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना हाइपरटेंशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? तो बताइएगा किस गैस के कारण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दोस्तों इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है रासायनिक NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 33, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो दोस्तों बताइएगा किस अम्ल के स्राव से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा, मेथेनोइक अम्ल के कारण दोस्तों नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 34, 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो बताइएगा दोस्तों किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, Na, जो सोडियम होता है। इस तत्व का रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है? तो बताइएगा दोस्तों सबसे अधिक भेदन क्षमता कौन सी किरण में होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 36, 573 केल्विन का समतुल्य तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है, कितना है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 37, बर्फ का गलनांक है, कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन, 273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑप्शन डी 373 केल्विन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 273 केल्विन दोस्तों बर्फ का गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में किसके कारण ठंडा हो सकता है? तो दोस्तों बताइएगा किसके कारण ठंडा हो सकता है गर्मियों में घड़े का जल? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, वाष्पोत्सर्जन के कारण दोस्तों गर्मियों में घड़े का जल प्रक्रमों से ठंडा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा, केंद्रक, कोशिका द्रव या फिर चौथा कोशिका झिल्ली? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, कोशिका झिल्ली। दोस्तों कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर कौन होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीसरा, अग्नाशय। दोस्तों मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 41, यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों बताइएगा किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकुलन द्वारा। दोस्तों यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, पौधों के मादा भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बताइएगा पौधे के मादा भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जायांग। पौधों के मादा भाग को जायांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कि कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ये जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44,
एंड्रोजन क्या है? तो दोस्तों बताइएगा ये एंड्रोजन क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 नर हार्मोन। दोस्तों ये जो एंड्रोजन होता है ये आपका नर हार्मोन होता है। दोस्तों वैसे ये एंड्रोजन नर हार्मोन और मादा हार्मोन दोनों होते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये नर हार्मोन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 45, पीतल एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों बताइएगा किन किन तत्वों की ये एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा तांबा प्लस जिंक। दोस्तों ये पीतल तांबा प्लस जिंक की एक मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ब्रोमीन। दोस्तों ये जो ब्रोमीन होती है ये एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 47, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों बताइएगा कि एल्काइन का सामान्य सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा CnH2n-2। दोस्तों ये एल्काइन का एक सामान्य सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा किस आधार पर व्यवस्थित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। दोस्तों मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को रासायनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और मूल गुणधर्म के आधार पर व्यवस्थित किया था। क्वेश्चन नंबर 49, मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया तब तत्व तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 63। तब 63 तत्व ज्ञात थे। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इनकी दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर जाइए, वहां से जाकर आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।